नमस्कार दोस्तों, हमारे 10,000 प्रश्नों की सीरीज के अंदर भाग 3 में आपका स्वागत है। और हम आज शुरू करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट आगे के प्रश्नों को, जिनमें हमारा आज का पहला प्रश्न है कि किस उत्खनन या किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहर प्राप्त हुई थी। तो हड़प्पा नामक स्थान पर तांबे की मोहर प्राप्त हुई थी, और हड़प्पा नामक स्थान है वो वर्तमान में पाकिस्तान में है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और ये स्थान है सारे पाकिस्तान में चले गए। और सबसे पहले हड़प्पा की खोज है वो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 के अंदर की गई थी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसको सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन माना जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति किस तिथि को हुई थी। तो ये वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। उन्हें महात्मा बुद्ध का जो जन्म है, निर्वाण है और ज्ञान की प्राप्ति तीनों ही विशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसीलिए विशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो राजनीतिक पॉलिटिकल पर आधारित था। उसकी रचना संस्कृत भाषा में कौटिल्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और नंद वंश के शासक घनानंद, जो मगध की अंतिम शासक था, उसको पराजित किया था इसने चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अशोक कालीन अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिली। तो जेम्स प्रीसेप को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता मिली, और इन्होंने 1837 ईस्वी के अंदर अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ध्यान रहे कि अशोक का जो शिलालेख है सबसे पहले दिल्ली मेरठ अभिलेख को 1750 ईस्वी में टीपेंथलर के द्वारा खोजा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगोल जो शासक थे ने सबसे पहले किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो उस समय भारत पर इल्तुतमिश का शासन था, जिस समय मंगोल शासकों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित करवाई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सबसे पहले दिल्ली में एक वस्त्र निर्माणशाला की स्थापना करवाई गई थी। तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो तैमूर का आक्रमण भारत में महमूद शाह के समय हुआ था। अंग्रेजों ने हुगली में 1651 ईस्वी के अंदर प्रथम कोठी है जो किसकी अनुमति से बनाई थी। तो ये शाह शुजा की अनुमति से बनाई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसके के विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा था। तो मराठों को है जो मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था। तो जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसके अंदर ये दो भागों में बंट गया था। हीनयान और महायान दो भागों में है जो बौद्ध धर्म बंट गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था। तो धम्म का प्रचार अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया था, और इसी के माध्यम से इसने धम्म प्रचार के माध्यम से ही अपनी पत्नी महादेवी के पुत्र और पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका या सिंहल द्वीप जिसको बोलते हैं वहां धर्म प्रचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी
अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो शेरशाह सूरी है वो प्रशासनिक सुधार के लिए जाने जाते हैं। और शेरशाह सूरी के बारे में इसने जो ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण करवाया था, सबसे पहले उसी में शेरशाह सूरी का नाम आता है। और मुतकब उत तवारिख नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो ये अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखी गई थी, जो अकबर के दरबार में था। अकबर के दरबार में ये अब्दुल कादिर बदायूनी था, जिसने हल्दी घाटी के युद्ध 1576 के अंदर बदायूनी के द्वारा ही राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी रंगी गई थी। नेक्स्ट है कि अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि कौन थे? तो अब्दुल रहीम है, जो अकबर के दरबार में हिंदी कवि थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विजयनगर नगर के राज दरबार में आने वाला विख्यात मुस्लिम यात्री कौन था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर है उसके राज दरबार में आने वाला प्रथम मुस्लिम यात्री है वो अब्दुल रज्जाक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? चित्रकला का पारखी है वो जहांगीर था। जहांगीर अत्यधिक शराब भी पीता था, लेकिन जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि यह एक चित्र को यदि 5 चित्रकार बनाते हैं तो ये बता देता था कि हाथ कौन सी चित्रकार का बनाया हुआ है, आंखें कौन सी चित्रकार की बनाई हुई है। इस प्रकार इतना जबरदस्त पारखी माना जाता है। तो मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद किस वंश का उद्भव हुआ था? तो शुग वंश है उसका उद्भव हुआ था। और जो मौर्य वंश है उसका जो प्रारंभ है वो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ, और इसी के साथ में जो इसका अंत है वो मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुग ने अंतिम मौर्य शासक जो वृद्धरथ था उसकी 184 ईसा पूर्व में हत्या करके शुग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाल जो यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम कौन सा है? जो यूरोपीय व्यापारी भारत में आए थे उनका सही क्रम, पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसियों ने भारत में अपना व्यापार शुरू किया था। 1833 का चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। और इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? तो भारत का इसमें सीधा पूछा गया है कि 1833 के अंदर है जो भारत का जो गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और इसी ने सबसे पहले राजा राम मोहन राय के प्रभाव में आकर या उनके कहने पर इन्होंने 1829 ईस्वी को सती प्रथा पर पूर्णतः पाबंदी या रोक लगा दी थी। शुग राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुग है वो शुग राजवंश का संस्थापक था 184 ईसा पूर्व से। इसको शुग वंश का है जो संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अनेकतावाद किस धर्म के सिद्धांत और मनोविज्ञान थ्योरी एंड फिलोसफी मुख्य केंद्र है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सवै को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहा है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने है जो अपने आप को सवै को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहा है। और अलाउद्दीन खिलजी है इसने अपने जो ससुर है उनकी हत्या की थी, और हत्या करने के बाद में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था 1296 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट है कि शेख उल हिंद की पदवी किसको दी गई थी? तो शेख उल हिंद की पदवी है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दी गई थी, जो पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में भारत में आए थे और अजमेर को इन्होंने अपनी कार्यस्थली बनाया था। और ये आए थे मोहम्मद गोरी के साथ में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मुगलों एवं मेवाड़
राजा के बीच में चित्तौड़ की संधि हुई थी। तो चित्तौड़ की जो संधि है या मेवाड़ की संधि है वो जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैनुल आबेदीन को है, जो कश्मीर का अकबर कहा जाता है या अकबर ऑफ कश्मीर कह सकते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को कृषि के लिए अलग विभाग बनाया और फसलों का चक्रण करने की योजना बनाई थी? वो कौन सा सुल्तान था जिसने कृषि के लिए अलग से विभाग बना दिया था और फसलों के लिए चक्रण, जिसको रोटेट क्रॉप्स की योजना बनाई थी? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कुत्ते और मनुष्य के एक साथ कंकाल किस ऐतिहासिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो जो कुत्ता और मनुष्य के एक साथ कंकाल है वो बुर्ज होम कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई पर कर लगाया था? सिंचाई पर कर है वो सबसे पहले फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया था। रारी बंदोबस्त, जिसको बोलते हैं परमानेंट स्टेटमेंट, जो परमानेंट सेटलमेंट है वो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में है जो परमानेंट। तो गद्दर पार्टी की जो स्थापना है, गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो गद्दर पार्टी के संस्थापक है वो लाला हरदयाल है। इन्होंने लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी के अंदर गद्दर पार्टी की स्थापना की गई। और साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो साइमन कमीशन है उसका गठन 1927 के अंदर हुआ था, लेकिन भारत के अंदर यह 1928 ईस्वी के अंदर आया था। और ये दिल्ली और लाहौर, इस प्रकार भारत के अंदर इसने प्रवेश किया और लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय के द्वारा इसका विरोध किया गया और उसके कारण लाहौर के अंदर जो लाठीचार्ज हुई उसके अंदर लाला लाजपत राय की चोट लगने के कारण अक्टूबर 1928 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। बंगाल का विभाजन, पहला विभाजन है वो कब हुआ था? तो 1905 के अंदर बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ और ये विभाजन है वो वायसराय करजन था। इस समय वायसराय करजन के समय में ये विभाजन हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वीर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो वीर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। किसने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र किसने निकाला था? ये बहिष्कृत भारत जो समाचार पत्र है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा निकाला गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है जो 1931 ईस्वी के अंदर हुआ था। इसमें भाग है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिया गया था। बाकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलनों के अंदर भाग लिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन या सविनय नागरिक अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि 1942 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? तो जो ब्रिटेन के PM थे उसमें जो विंस्टन चर्चिल थे और ये
कंजर्वेटिव पार्टी के थे और इनकी सरकार है वो 1946 के अंदर जो विंस्टन चर्चिल की सरकार है वो क्लीमेंट एटली की सरकार से 1946 में लेबर पार्टी से हार गई थी और इसी 1942 के अंदर चर्चिल के द्वारा भारत के अंदर क्रिप्स मिशन भेजा गया था और क्रिप्स मिशन के अंदर भारत के अंदर जो संविधान सभा है उसके बारे में प्रस्ताव आया था, लेकिन उसको जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन सभी कांग्रेसी नेताओं के द्वारा उसको अस्वीकार किया गया और जो महात्मा गांधी है उन्होंने इस क्रिप्स मिशन को है जो दिवालिया बैंक का चेक की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का लोक सत्याग्रह जो है लोक सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था। जो लोक सत्याग्रह है उसका प्रथम प्रयोग चंपारण बिहार में सन 1917 के अंदर किया गया था और इस आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी जी से सर्वप्रथम नील की खेती से संबंधित जो चंपारण के अंदर किसान परेशान थे उनमें राजकुमार शुक्ला है जो महात्मा गांधी से मिलता है और इनको चंपारण बिहार के अंदर आमंत्रित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो श्रीमती एनी बेसेंट है जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। भारत की जो राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है वो श्रीमती एनी बेसेंट रही है और भारतीयों में बात करें तो सरोजिनी नायडू है जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रह चुकी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के उदारवादी नेताओं में से किसे ए सिल्वर्ड टंग्ड ऑरेटर कहा गया है। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को कहा गया है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था। तो अंग्रेजों ने जो बंगाल विभाजन किया था अभी आपने पढ़ा है 1905 के अंदर करजन के समय में किया गया था। उसका जो वास्तविक कारण था वो था कि बंगाल में राष्ट्रीयता के बढ़ने को रोकना। राष्ट्र जो बंगाल है वो बड़ा जो स्टेट था और उसके अंदर राष्ट्रीयता पनप रही थी, उसको बांटने के लिए, उसको अलग करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। 1946 में नेवी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कहाँ किया था। तो नेवी के द्वारा मुंबई या जो बम्बई थी वहां पर अंग्रेजी शासन के खिलाफ है जो आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है कि किस के तहत भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था। तो ये है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, क्योंकि 3 जून 1947 के दिन 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना भारत में आती है और ये माउंटबेटन योजना है जो भारत में आने के बाद में भारत को 2 भागों में, भारत और पाकिस्तान में बांटा जाता है और जिसी कारण है जो भारत इसको माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। और इस माउंटबेटन योजना जो थी उसके तहत क्या हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक है वो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई को पेश किया गया था। 3 जून को माउंटबेटन योजना भारत आती है और 4 जुलाई को है जो इस बिल को ब्रिटिश संसद में पेश किया जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, इस बिल को जो 18 जुलाई को ये बिल पास हो जाता है। 18 जुलाई है उसको ये बिल पास हो जाता है और बिल पास होने के बाद में क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 नए स्वतंत्र राष्ट्र बन जाते हैं और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बनते हैं। और इसी प्रकार है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं। इस प्रकार है जो और ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से ब्रिटिश सत्ता का भारत में अंत हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द प्रॉफिट ऑफ इंडिया नेशनलिज्म एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया की जो
राजा राममोहन राय है उनको ये कहा जाता है, राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक जो ये भारत है, आधुनिक भारत है उसका पिता है जो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। और इन्हीं के प्रयासों से आपको पता है 1829 के अंदर सती प्रथा का विलियम बेंटिक के द्वारा है जो प्रतिबंध कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत के विषय में किसने कहा कि एक चेक पे एट द कन्वेंशन ऑफ द बैंक। तो ये नीति निर्देशक तत्वों के बारे में केटी शाह के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस प्रमुख नेता ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया, क्योंकि यह महात्मा गांधी की अध्यक्षता में चलाया जा रहा था। तो कौन सा ऐसा नेता था जिसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? तो एनजी जो रंगा है उनके द्वारा इस 1917 के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया गया था। जो आपको पता है कि चंपारण के अंदर नील की खेती से परेशान किसानों ने है जो महात्मा गांधी को निमंत्रण दिया और पहला ही सत्याग्रह था महात्मा गांधी का भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने माउंटबेटन प्लान को अस्वीकार किया था? तो वो कौन था? तो कांग्रेस के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है, उन्होंने माउंटबेटन योजना या प्लान को अस्वीकार किया था जो 3 जून 1947 को भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी का जो दांडी मार्च है वो किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी जी का जो दांडी मार्च है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था जो 1930 के अंदर हुआ था। और 1957 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया। चोरी चोरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा? तो असहयोग आंदोलन है वो चोरा चोरी कांड के बाद में महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था, क्योंकि चोरा चोरी कांड के अंदर 22 जो पुलिस वाले हैं उनको उन्हीं के थाने के अंदर है जो जिंदा जला दिया गया था जनता के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका किसकी मानी जाती है? तो चटगांव को मुक्त कराने में सूर्य सेन की मुख्य भूमिका मानी जाती है। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने के में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो बाहरी जो ताकत थी वो नेपाल थी। नेपाल ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया था नेपाल ने। किसने कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? ये किसने कहा था? ये फिरोज शाह मेहता के द्वारा कहा गया कि जो कांग्रेस की आवाज है वो जनता की आवाज नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर एक न हो जाए, तब तक है यहाँ पर किसी भी प्रकार की विकास की संभावना नहीं है। तो ये एमजी रानाडे के द्वारा कहा गया था। पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो जो पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, उसमें निचली जाति को पृथक प्रतिनिधित्व को है जो समाप्त किया गया था। इसी के तहत है जो पूना समझौता हुआ था, क्योंकि यरवदा जेल के अंदर महात्मा गांधी ने आमरण अनशन कर दिया था और उसी के माध्यम से है जो महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य है जो निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व समाप्त किया गया। और लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। जो लॉर्ड होर्डिंग है दिल्ली के अंदर 1911 के समय है जो
कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाई गई थी, उस समय है जो लॉर्ड हॉर्डिंग है वो हाथी पर सवार होकर दिल्ली के अंदर जुलूस निकाल रहे थे। उसी समय रास बिहारी बोस के द्वारा लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंक दिया गया, जिसमें इसका महावत है वो मारा गया और लॉर्ड हॉर्डिंग